लोकतंत्र के मुख्य स्तंभ न्यायपालिका में महत्वपूर्ण अपना योगदान देने वाले हैं वकालत की दुनिया के लोग। इसी कड़ी में हमारे साथ खास बातचीत के लिए एडवोकेट परवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस क्षेत्र में करीब पिछले 20 साल से मौजूद हैं। इस समय अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है या फिर अगर बात करें के ऊपर जमीनी विवाद से लेकर बड़े विवाद तक, सबसे पहले वो खटखटाता दरवाजा अदालत का, और उसमें उनको सहायता लेनी पड़ती है ऐसे जाबाज दिग्गज एडवोकेट वकीलों की। तो इसी बीच में सबसे पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में अपने अनुभव को लिए एडवोकेट परवीन जी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, शुरुआत करेंगे। परवीन जी नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल रखना चाहूँगा, 20 साल हो गए आपको इस क्षेत्र में, 20 साल का अनुभव और जो वकालत की खासियत, क्योंकि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि वकील लोग कहीं ना कहीं दादागिरी करते हैं और कि उनका मतलब एक तरह से एक स्वभाव नहीं है। अब आप अपने माध्यम से, अपने तजुर्बे के माध्यम से बताइए कि वकीलों का कितना घुमाव है हेल्पिंग नेचर में लेकर, और साथ ही साथ वो किस तरीके से समाज में अपना योगदान देते हैं। जी देखिए संजीव जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम प्रवीण ठुकराल है और 2005 में आफ्टर कंप्लीटेड माय एलएलबी तो मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया था। जहाँ तक इस प्रोफेशन के विषय में आपने पूछा, एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल गरिमामयी प्रोफेशन है आज की डेट में, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है देश की। तो किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं कि जब आपके पास डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, डिमांड आपकी कम है और सप्लाई ज़्यादा है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू कम आंकने लगते हैं लोग। एक ज़माना था जब लोग स्पेसिफिकली इसकी बैरिस्ट्री करने के लिए इंग्लैंड जाते थे, और बहुत सारे ऐसे नोन सेलिब्रिटीज़ रहे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी रहे, गांधी जी रहे, जो बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए वो इंग्लैंड गए और वहाँ से पढ़ के आए। तो उस टाइम पे भी कंसेप्ट सिर्फ ये होता था कि एक रॉयल लीगल प्रोफेशन है, किसी भी चीज़ का जवाब, अगर ज़रूरी नहीं है कि कोई इशू क्रिएट हुआ तो उसका जवाब हाथापाई से ही दिया जाए। तो कानून अपने आप में सब सक्षमता रखता है, जुडिशल पावर है, जुडिशरी जिसे कहते हैं न्यायालय बोलते हैं। न्यायालय का मतलब ही यही है कि जहां एक एग्रीव्ड व्यक्ति को, एक परेशान व्यक्ति को न्याय मिले। तो उस न्याय को, हर व्यक्ति को न्याय पाने का अधिकार है, लेकिन वो व्यक्ति कानूनी दायरे के अंदर अपनी बात रखने में शायद सक्षम नहीं होता, क्योंकि वो कानून नहीं जानता, वो किसी प्रकार के सेक्शंस के विषय में नहीं जानता। तो वहाँ पर उसको एडवोकेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो कानूनी दायरे में अपनी बात अदालत तक रखना, उस व्यक्ति के हितों के लिए लड़ाई लड़ना, यही एक अच्छे व्यक्ति का, एक अच्छे वकील का कार्य है। ये तो मैंने आपकी एक बात का जवाब दिया। दूसरा, आपने कहा कि आज की डेट में कई लोग इसे इस प्रकार से आंकने लगे हैं कि वकील गुंडागर्दी करते हैं, दादागिरी करते हैं। मैं इस विषय में संजीव जी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, एक बहुत बड़ा तबका है जो एक पढ़ाई करता है कि अगर किसी का कानूनी हक के लिए हम लड़ने जाते हैं, जब हमें इस विषय में पूर्ण ज्ञान है, हम अवगत हैं कि अगर किसी भी समस्या का निदान कराना है तो कानून की शरण ली जाए, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को थ्रेट करने की, लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत है एक समझदार वकील को। हाँ, लेकिन ये एक मिथ ज़रूर है। और दूसरी चीज़ ये ज़रूर है कि जैसे कि एक प्रोफेशन है, अब जिस प्रकार से दायरा बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे लोग अलग अलग जो परिवारों के, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, हर प्रकार के उससे स्टेटस से लोग अब आ रहे हैं इस प्रोफेशन में। तो उस जो एनहेंसमेंट है, इंक्रीज़ हो रहा है। तो कुछ ज़रूर है कि अच्छे, और जैसे अच्छे लोग होते हैं तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो थोड़े शरारती तत्व होते हैं। वो उसके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक लीगल प्रोफेशन में ही हो। आप इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट में देख सकते हैं कि बहुत, ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि सारे पुलिस वाले बेकार हैं, लेकिन बहुत हद तक कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो आपको करप्ट मिलेंगे, जहाँ किसी भी काम को कराने के लिए एक व्यक्ति को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिल पाता। एक शिकायत देना, उसको एफआईआर में कन्वर्ट करवाना आसान काम नहीं है। जो एक्चुअली जो परेशान व्यक्ति है, नीडी व्यक्ति है, किसी के साथ कुछ घटना घटी, वो सबसे पहले 100 नंबर कॉल करेगा या 112 नंबर पे कॉल करेगा। यदि पुलिस उसको बुलाएगी पे अपनी तहरीर दीजिए, अब लिखित शिकायत दीजिए, लिखित शिकायत देने के बाद भी उसे भटकना पड़ता है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या होगी, क्या नहीं होगी, कई बार देखने में आता है पुलिस जो अधिकारी हैं वो आरोपी पक्ष के साथ में साँठ गांठ कर लेते हैं, मिल जाते हैं, तो वहीं इंसाफ खत्म हो जाता है उनके लिए।
क्योंकि या तो उनके पास में सक्षमता हो, जो उनकी डिमांड्स हो वो पूरी कर सके। अगर नहीं कर पाते तो वो इंसाफ के लिए लड़ते रह जाते हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। तो वहाँ उनको एक रोशनी का जो कहते हैं इंसाफ की रोशनी का एक नज़र आता है जरिया, वो आता है कोर्ट, न्यायालय। और न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रोल अदा करते हैं वो वकील ही करते हैं कि उस इंसाफ की लड़ाई को, जिसमें उनको इंसाफ पुलिस द्वारा नहीं प्राप्त हुआ, उनके साथ घटना घटी पर पुलिस ने ना तो इन्वेस्टिगेशन करी, ना ही सही जांच के बाद आरोपियों को अरेस्ट किया, ना ही उसमें मुकदमा दर्ज किया, तो वहाँ एक समझदार वकील के माध्यम से संबंधित शिकायत जो है कोर्ट में रखी जाती है, कंप्लेंट केस रजिस्टर्ड किया जाता है, जहां पर जो उनके वकील हैं वो उस पक्ष को रखते हैं, उनकी समस्याओं को बताते हैं और कैसे पुलिस ने इस चीज़ को इग्नोर किया ये बताया जाता है। बाकी फिर तो मैटर ऑफ ट्रायल है, क्योंकि जज भी उस सारी बारीकियों को देखते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं। इसी प्रकार से ये तो क्रिमिनल केसेस का हो गया। इसी प्रकार से सिविल सूट्स हैं। आजकल समाज में दुनिया भर की परेशानियां हैं, खाली एक दिक्कत नहीं है। किसी का अगर मैं कहूँ कि कोई प्रॉपर्टी का ही लेन देन है, प्रॉपर्टी का कोई किसी ने कब्जा कर लिया, तो वहाँ पर भी आप कंप्लेंट केस तो डालते ही हैं, फिर एविक्शन सूट भी डालेंगे, उसको खाली कराना भी एक विवाद है। कोई पैसों को लेन देन को, किसी ने किसी से पैसा उधार ले लिया और बाद में वो पैसा देने से पलट गया, आपके पास यदि कोई प्रूफ है, तो वो पार्टी दूसरे पार्टी पे अपने वकील के माध्यम से रिकवरी सूट डालेगी। इसी तरह आजकल आप देखने में आ रहे हैं कि बहुत सारे चेक के विषय हो रहे हैं, चेक बाउंसिंग के। चेक हम और आप हर आदमी यूज़ कर रहा है, छोटी से छोटी पेमेंट्स के लिए भी आजकल सिक्योरिटी में भी दे दिया जाता है, बैंक भी लेते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी लेते हैं। तो जब वो चेक से संबंधित पैसा नहीं आ पाता, तो उस कंडीशन में जो चेक, जिसको चेक बियरर है, वो जो है एक केस रिकवरी का जो चेक का अमाउंट है वो संबंधित न्यायालय में डालता है, और उसे भी जो है उनके अधिवक्ता, उनके वकील ही लड़ते हैं, और उसी के केस के लिए प्रयास किया जाता है कि मुद्दई को इंसाफ मिल पाए। तो ये कुछ चीज़ें हैं। तो अब बात जहाँ तक मैं आपको बता रहा था कि अच्छे लोग हर प्रोफेशन में है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि वकीलों में ही सारे गलत है, नहीं। हाँ, किसी को भी कुछ बहुत ज़्यादा नाजायज़ हो रहा हो तो गुस्सा आना एक इंसान की प्रवृत्ति है। अब अगर एक पुलिस वाला गलत कर रहा है, ठीक है, तो एक आम आदमी बेचारा कुछ नहीं कर सकता, वो कोर्ट का रास्ता देखता है। लेकिन अब वकीलों के साथ में अगर कोई बदतमीजी करे कोर्ट में आके, कोई कई बार पुलिस ही जो यही व्यवहार वो पुलिस वाले जो हैं वकीलों के साथ भी कर देते हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं देखिए इशू क्रिएट होते हैं, और सबसे पहले तो रखी जाती है कोर्ट के समक्ष ही, लेकिन कई बार वाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि चीज़ें थोड़ी सी हाइप हो जाती हैं। बाकी एक्सेप्शन जरूर है, कुछ लोग वकालत के प्रोफेशन में भी होते हैं जो थोड़े नोटोरियस हैं, शरारती हैं, जो झगड़े वगड़े करते हैं। इसी तरह से पुलिस में तो बहुत ज़्यादा हैं, और जो आपके हर प्रोफेशन में ही मिलेंगे। डॉक्टरों में भी एक बायस प्रोफेशन कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद डॉक्टरों में भी कुछ आपको शरारती तत्व मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर होना एक लेवल है, लेकिन इंसान की अपनी प्रवृत्ति तो उसकी अपनी है ना। अच्छा परवीन जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने उदाहरण लिया कि जो आज पुलिस कहीं ना कहीं अगर एक आम व्यक्ति को कहते हैं धमकाने से, दबाने से ज़्यादा वकीलों को दबाने से भय खाती है ना। अगर बात की जाए, अगर मैं हमारे कैमरे के माध्यम से हमारे दर्शकों को अगर आप बताना चाहें कि अगर आम व्यक्ति कभी आवागमन में या अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी ऐसे पुलिस या फिर ऐसे दबाव में आ जाए, किसी प्रशासनिक, चाहे वो पुलिस हो, ट्रैफिक पुलिस हो, किस तरीके से थोड़ा सा उन्हें बेसिक दे के कि वहाँ पे वो समझदारी से काम लेके और वहाँ पे थोड़ा सा वो बच सके। क्योंकि आजकल सामान्य व्यक्ति कहीं ना कहीं होपलेस हो जाता है इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और उनके पास इतनी समझदारी नहीं होती। लेकिन अगर बात की जाए वकालत की दुनिया में, तो हर चीज़ का जवाब वहाँ पर है। देखिए, ये बात ठीक है, क्योंकि बहुत हद तक पुलिस वाले कई ऐसे भी मिलते हैं, मैं सभी के लिए अभी भी नहीं कहूँगा, हमारे भी बहुत अच्छे सर्कल में हैं, मित्र हैं, बड़े भाई जैसे ऐसे व्यवहारिक लोग भी हैं, अच्छे संस्कार हैं उनमें, तो वो कहीं ना कहीं हमें गरीब लोगों की, परेशान लोगों की मदद करते हुए भी दिखे। मैं सबके लिए नहीं ये उंगली उठा सकता। इसी प्रकार से सब वकीलों को भी एक दायरे में नहीं रख सकते, किसी को भी नहीं रख सकते, किसी भी विभाग के। लेकिन जनरली अगर कोई इस प्रकार का कोई पुलिस वाला दबाव बनाता है, प्रेशराइज करता है, तो उस वक्त सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ होती है, देखिए अब ये टाइम जो है ज़माना बदल गया, हाई टेक हो गया। आप किसी से मुँह जबानी मत करें, उलझे नहीं, आप शांति से रखें अपनी बात को। अगर आपको लगता है, कोई ट्रैफिक का ही अगर उदाहरण है, कोई आपको ज़बरदस्ती कहे कि नहीं ये पैसे दीजिए, ये दीजिए, आप मत दीजिए। मैंने कही आप अपना चालान बनाना चाहें बना लीजिए, ठीक है ना, और उसकी आप रिसीट लें उनसे। हाँ, अगर वो वसूली के लिए पैसा मांग रहा है या कुछ भी आपको प्रेशराइज कर रहा है, तो देखिए देयर आर सो मैनी थिंग्स, आप चुपचाप उनकी कोई वीडियो भी बना सकते हैं। उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पुलिस इसीलिए दबाव बनाती है क्योंकि उनके पास अधिकार है। वो
कुछ नहीं करेंगे, वो सीधा यही कहेंगे कि बावर्दी मेरे से बदतमीजी करी, हाथापाई करी, मेरी वर्दी पे हाथ डाला। तो ये छोटा सा सरकारी कामकाज में बाधा डालना, मिसबिहेव करना, ये सेक्शंस पुलिस कभी भी किसी पे भी लगा देती है। वो खासकर वो लोग जो इस प्रकार के काम करते हैं, वो ये दिमाग में लेके चलते हैं कि और कुछ नहीं तो इसे इसी में बंद करा देंगे। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं उदाहरण है। तो बेटर है कि ऐसी चीज़ों से थोड़ा बचाव रखें और समझदारी से काम लें, क्योंकि अगर वो कुछ बनाते भी हैं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हो। अगर ट्रैफिक का भी कुछ गलत करता है तो उस केस को भी आप कंटेस्ट कर सकते हैं। तो न्यायालय इसीलिए है कि उसको आप चैलेंज करें, कोर्ट में आए, और जो भी उन्होंने अगर गलत प्रक्रिया अपनाई है या गलत चालान काटा है या कुछ इस प्रकार का मिसबिहेव किया है तो आप उनकी शिकायत भी दे सकते हैं संबंधित विभाग में, और कोर्ट में इसको चैलेंज भी कर सकते हैं। तो उलझना झगड़ना मेरे को सॉल्यूशन नहीं लगता। वैसे भी देखिए, कोई सरकारी कर्मचारी, खाली पुलिस की बात नहीं मैं करूँगा, कोई भी व्यक्ति है तो उलझने के बजाय उस चीज़ को शांति से, क्योंकि आपके पास और भी रास्ते हैं। अगर कोई व्यक्ति ठीक काम नहीं कर रहा, आप अगर उसकी कोई वीडियो बना ले, बहुत अच्छा है, उसके हायर अथॉरिटीज़ को आप कंप्लेंट दे दें। वहाँ काम नहीं होता तो उस कंप्लेंट के बाद आप जो है कोर्ट में भी आ सकते हैं, संबंधित सेक्शंस में उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, केस डाल सकते हैं उसके खिलाफ। अच्छा, परवीन जी, बात करें अभी कुछ समय पूर्व संविधान में एक बड़ा चेंज आया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता को भारतीय न्याय संहिता में तब्दील कर दिया गया था, जिसको लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ था। अगर आपको पता होगा कि आज हमारे संविधान को चेंज करने का प्रयास किया गया, तमाम विपक्ष के द्वारा ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। अगर मैं आपकी दृष्टिकोण जानना चाहूँगा, क्योंकि एक वकालत की दुनिया में आप अच्छी समझ रखते हैं, तो जब ये बदलाव हुआ, क्या सच में एक चेंज आया और क्या सच में इससे कोई बदलाव दिखाई देगा आगे? देखिए, जहाँ तक संविधान को बदलने की बात है, देखिए संविधान को बदलने वाला जो पॉइंट आप बता रहे हैं वो ऐसा नहीं है। संविधान को देखिए बदला नहीं जा सकता। हाँ, समय समय पे उसके अंदर संशोधन किए जाते हैं। हाँ। यदि कोई चीज़ ऐसी है जो उस समय पे आज की सोच के हिसाब से, पहले की सोच के हिसाब से बनाई गई। प्रवीण जी, मैं एक थोड़ा सा कि मतलब कि और जो दंड संहिता को न्याय संहिता कर दिया गया और उसमें आरोप लगा था कि इस तरीके से क्या सरकार संविधान को बदल देगी, क्या इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, तो उसके ऊपर आपका दृष्टिकोण क्या है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि सरकार संविधान को बदल सकती है या बदलने की इच्छा रखती है, राइट। हाँ, जो ऐसे इस प्रकार के उसमें प्रयोजन है जो आज की डेट में लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी होती है, उनकी वजह से उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा, या कुछ वर्ग विशेष के लोग हैं जिसका उसको फ़ायदा मिल रहा है, और एक सामान्य जो कैटेगरी के लोग हैं उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा, कुछ इस प्रकार के अगर संशोधन होते हैं तो वो भी आपको पता है एक प्रक्रिया है, लोकसभा राज्यसभा में बिल लाया जाता है और उसमें प्रॉपर बहस के बाद ही वो चीज़ अमेंड होके कानून बनता है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने सोच लिया और हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें आज कितने साल हो गए, 47 से लेके आप लगा के चले तो 72-73 साल का हमारा ओवरऑल हो गया। तो इस प्रकार तो आज तक भी देखने को नहीं मिला, तो आगे तो क्या होगा। हाँ, ये जरूर है कि जो इस प्रकार के गलत प्रकार के जो चीज़ें ऑलरेडी चलती आ रही हैं उनको बदलाव लाने के लिए उसमें संशोधन, अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी होता है। तो वो संशोधन के लिए एक प्रक्रिया के तहत उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पटल पे रखा जाता है, उसकी कॉपी अपोजिट पार्टी को सप्लाई की जाती है, जैसे दूसरे कहते हैं अपोजिशन है, और उसमें दोनों पक्षों के बीच में सरकार का जो लोकसभा राज्यसभा में उसमें बहस होती है कि और कितने उसमें वोटिंग होती है, कितने उसके पक्ष में, कितने विपक्ष में। जब एक रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट इसमें मिलता है, मैंडेट मिलता है, तभी वो बिल पारित होता है और तब जाके संशोधन अलाउ होता है। तो इतना आसान नहीं है कि पूरा संविधान बदल दें। संविधान को तो कोई गलत कह भी नहीं सकता, बल्कि हमारा संविधान तो कई अंतर्राष्ट्रीय जिसे कहते हैं ना, बड़े बड़े इंग्लैंड और ये कनाडा वगैरह कई कंट्रीज से मिला के बनाया गया था। तो उसको बदलना इतना आसान काम नहीं है। संशोधन जरूरी है, वो आज से पहले भी हुए हैं, इस सरकारों से पहले जब कांग्रेस थी तब भी हुए, और कांग्रेस के समय पे भी हुए, जब एनडीए की सरकार थी तब भी हुए। तो वो चीज़ तो एक कानूनी हक है। पर जिस तरीके से अब न्याय संहिता नाम दिया गया है, तो न्याय संहिता में आप कई चीज़ें क्या देखते हैं जो बदलाव देखी गई हैं और जिसमें से थोड़ा बहुत संशोधन हुआ है, क्या उसकी वजह से कोई बदलाव, या कहा गया सजाओं में भी कुछ बदलाव किया गया, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? देखिए, आप जो पूछ रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे 3 कानून थे, मूलभूत कानून, जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, ठीक है, जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं, और तीसरा था IPC, इंडियन पिनल कोड। तो इन तीनों में जो उनके नाम बदल दिए गए, ठीक है, सारे सेक्शंस में चेंज नहीं किया, उसकी क्रम वाइज थोड़ा सा क्रोनोलॉजी बदली है।
और कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा अमेंड किया है, वो भी प्रस्ताव को राज्यसभा लोकसभा में रखा गया, तो उसकी उन्हें जो मूलभूत रिक्वायरमेंट लगी और उसको थोड़ा सा मतलब स्क्रूटनाइज किया गया है, और चीज़ें बाकी एज इट इज़ हैं। जैसे महिलाओं से हो रहे अपराध हैं, ठीक है, उसमें कुछ सज़ा का प्रोविज़न था। कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें मतलब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी किसी चीज़ को रजिस्ट्रेशन कराने में, तो अब ऐसे बहुत सारी चीज़ें अधिकार उसमें दे दिए गए हैं कि जो है कोर्ट को पावर भी मिली है, ठीक है। इसी प्रकार पहले पुलिस अधिकारियों को जैसे पावर उतनी नहीं थी, वो बेल वगैरह नहीं दे सकते थे, नॉन बेलेबल भी से, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें 7 साल तक के केस में पुलिस अधिकारी को भी पावर है कि वो अगर उसे सही लगता है तो वो थाने से उसे बेल दे सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ ऑलरेडी अमेंड हो गई थी, अब कुछ इन्होंने सारा चेंज कर दिया उसमें, सारा मतलब कि है वही चीज़ पर रखी अलग तरीके से गई है, धाराएं बदल गई पर है वही। अगर कल को किसी आईपीसी में किसी चीज़ को हम चोरी कहते थे तो इसमें कोई ये भी तो चोरी ही रहेगी ना, धारा ही तो बदली, उसको जो कानून का नाम ही तो बदला है, तो बाकी तो सब वही है उसमें। तो बाकी ये है कि चीज़ें धीरे धीरे अब जैसे जैसे लोग पढ़ रहे हैं और उसमें जो मेजर अमेंडमेंट है वो सारी चीज़ें हमें भी पता चलेंगी, क्योंकि प्रैक्टिकली एक चीज़ होता है पढ़ना और एक चीज़ होता है कोर्ट में उस चीज़ को रखना कि कोई चीज़ सही है या गलत है, सही है तो कितनी सही है और गलत है तो कितनी गलत है। तो ये चीज़ें जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो जजेस भी अमेंड कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, पुलिस भी अमेंड कर रही है, तो ये तो पार्ट ऑफ रूटीन है हमारा। अच्छा, अमेंड काफ़ी चीज़ें होगी, आप लगातार एक्टिव रहे हैं, कुछ चीज़ें अमेंड होती हुई आपने देखी होगी जो थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला, तो क्या ये थोड़ा सा जो बदलाव था ये करने की आवश्यकता थी, ये मेरा एक सवाल। नहीं देखिए, मैं भी ये बता रहा हूँ कि अभी बहुत प्रीमे फेसाई ये स्टार्टिंग का ही टाइम है, अभी इस कानून को लागू हुए ज़्यादा समय शायद हुआ भी नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ, करीब नहीं हुआ जी, अभी ज़्यादा अगर आप जेन्युइनली मान के चले 4-5 महीने से ही ये कानून उसमें आया है, ठीक है ना। तो अब अमेंडमेंट की जहाँ तक बात है, अब उसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो पुलिस ही उस केस को लगाएगी ना एफआईआर में क्या सेक्शन लगाया है, फिर उसका कितना सही लगाया कितना गलत लगाया इसकी हम स्टडी करते हैं, इस चीज़ को हम तोड़ निकालते हैं कैसे डिफेंस क्रिएट करना है। तो वो चीज़ें हैं, मैं कुछ चीज़ें जो हमने प्रीमे फेसाई पढ़ी थी, जो मैं बता रहा था कि गर्ल से रिलेटेड कुछ सेक्शंस थे, लेडीज से रिलेटेड पॉक्सो एक्ट है, तो पॉक्सो तो एक स्पेसिफिक सेपरेट एक्ट हो गया। अब यहाँ पर कई ऐसे छोटे छोटे प्रोविज़न किए हैं जो छेड़छाड़ या अब इसके बलात्कार से रिलेटेड जो ऐसे हैं, और भी कई सेक्शंस हैं जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो तो मैं आपको बता सकता हूँ। अब कुछ चीज़ें अभी हम स्टडी कर रहे हैं, तो समय लगेगा, 1 साल लग जाता है इसको अपडेट होने में सारी चीज़ों को, मतलब 1 साल के आसपास। हाँ, जब तक कुछ केसेस आने शुरू होंगे, क्योंकि रूटीन प्रैक्टिस बन जाती है। जैसे पहले प्रक्रिया थी तो हमारे टिप्स पे रहते हैं क्या सेक्शंस क्या पुलिस लगा रही है, ज़्यादातर छोटे अपराध तो चोरी चकारी के हैं, लूट के हैं, 392, 394, 379 है, 411 है, रिकवरी के हैं, तो ज़्यादा छोटे केसेस यही हैं। बड़े केसेस में 302 हो गई, 307 हो गई, 376 हो गई, 304 भी हो गई, 304 हो गई, इस प्रकार के कई सेक्शन हैं, ठीक है ना। 511 सेक्शन का प्रावधान था आईपीसी में, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एक्ट हैं वो अलग से काम करते हैं हमारे। तो जहां अगर इस तरह की कोई दिक्कत लगती है तो पुलिस उनके सेक्शन भी लगा देती है। मान लो कहीं जुआ चल रहा है, सट्टा चल रहा है, तो गैम्बलिंग एक्ट लग जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से किसी माइनर बच्चे के साथ 15-14 साल से नीचे के बच्चे के साथ अपराध होता है तो उसमें वो पॉक्सो एक्ट अप्लाई हो जाता है, ठीक है ना। तो कानून, हर कानून का एक अपना एक सिस्टम है। जैसे 138 मैंने बताया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, जो आपका चेक बाउंसिंग के मैटर है, तो उसमें सारा प्रोविजन ही एनआई एक्ट का है, ठीक है ना। तो वो कानून अलग है। ये 3 कानूनों में जो बदलाव हुआ वही पुराने कानूनों में, बस उसका नाम बदल दिया गया, सेक्शन चेंज कर दिए गए, कुछ चीज़ें अमेंड की गई हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा बदलाव नहीं है वो। ठीक है परवीन जी, थोड़ा सा हम एक तरफ चलते हैं कि कहा जाता है कि महिलाओं को लेकर तमाम अपराध देखे जाते हैं समाज में, पर वहीं अगर कुछ पुरुषों की बात की जाए तो पुरुषों का भी ये कहना है कि कई ऐसे अपराध हैं जो महिलाएं इनडायरेक्टली उनके ऊपर रॉन्ग अपराध लगाए जाते हैं, और क्या उससे बचने के लिए क्या क्या, क्योंकि ऐसे कई केस देखे गए हैं जहाँ पे अंत में कोर्ट को ये पता चलता है कि वहाँ पे लड़की गलती, वहाँ पे लड़का सही था। तो ऐसे केस में क्या किया जाए, अगर ऐसे केस आपके कहीं सामने भी आए होंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जैसे कहते हैं ना, समाज में हर वर्ग एक जैसा नहीं है, हर पुरुष एक जैसा नहीं है, हर स्त्री एक जैसी नहीं है, सबकी सोच अलग अलग है। अगर अच्छे लोग हैं तो कुछ बुरे लोग भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जो जिसके साथ वास्तविकता में कहीं अपराध हुआ,
पुलिस के पास अगर कोई लड़की जाती है कि मेरे साथ घटना घटी, जो जेन्युइन केस है उन्हें तो पुलिस रजिस्टर्ड तक नहीं करती। और वहीं दूसरी तरफ किसी को पैसा उगाही के लिए कोई एक्सटॉर्शन का मैटर है, कोई लड़की जानबूझ के किसी को ठगने के लिए, आजकल बहुत सारे अपराध साइबर में भी हो रहे हैं, और कोई इस तरह की फेक फ्रेंडशिप की वो डाल देते हैं, और इस तरह से फ्रेंडशिप करके ये सब इस तरह की कॉल्स के थ्रू इनसे मतलब रिलेशन स्टेबलाइज करना, फिर उनसे पैसा मांगना, लाइक दैट। और कई बार नहीं भी होता तो भी उसको ठगने के चक्कर में कि मैं अब तेरे को रेप के केस में फंसा दूंगी, लाइक दैट, या तो पैसा दे। उसमें भी कई बार देखने को ऐसा आया कि कई पुलिस वाले भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एक एक्सटॉर्शन है ये तो तमाम केस अलग है। मैं कई केस जो आजकल हाईलाइट में चल रहे हैं अपने ही क्षेत्र में, ऐसे 3 केस हैं, और एक केस अपना इंटरलोक साइड का है। मैं आपको बताऊंगा कि विवाह के लिए महिलाएं जाती हैं और अपने परिवार के साथ रिश्ता तय होता है, पूरी शादी तय होती है। उसमें क्या होता है कि दहेज आता है लड़कियों की तरफ से, पर यहाँ उल्टा होता है कि लड़की वाले डिमांड करते हैं कि आप हमारे मतलब बिल पे कीजिए, सारे पे कीजिए, और लड़के वाले डर के मारे कि हाँ भाई अब तो कुछ नहीं है, शादी होनी है, लड़की हमारे घर ही आएगी, मतलब किसी तरीके से वो लोग पैसा निकाल लेते हैं, जो भी खर्चा शादी का होता है ना। उसके बाद फिर वो लड़की ससुराल में ना रुक के मतलब किसी तरीके से, चाहे उसका दूसरा जगह चक्कर चल रहा हो, ऐसा केस मैं करावल नगर का बताना चाहूँगा कि एक लड़की का चक्कर था किसी और के साथ। शादी के बाद वो महिला वहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 2-4 दिन भी नहीं रही होगी ससुराल में, और वो वापसी करती हैं और ये केस डालती हैं अपने पति को गायब करवा के कि मेरे मम्मी पापा ने, यानी सास ससुर ने ही मेरे पति को अगवा कर लिया गया है, और साथ ही साथ ये मेरे से दहेज के लिए परेशान कर। बल्कि वो लड़की उससे पहले ही अपने पति से कई लाखों रुपए वसूल कर चुकी है, और इसको लेकर जो कोर्ट है वो उनका केस भी नहीं ले रहा है, और दूसरी ओर उस महिलाओं के ऊपर मतलब केस डेट पे डेट चल रही है, और वो बुजुर्ग हो चुके हैं। उसके बावजूद वो बुजुर्ग अवस्था में भी कोर्ट में जाके तारीखों में जा रहे हैं। अब ये भी नहीं पता कि उनका पुत्र जिंदा भी है या नहीं। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ना, इस प्रकार के एक्सेप्शनल कोई केस होते हैं, रूटीन मैनर में इस तरह का केस कोई आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि 20 साल की मेरी भी प्रैक्टिस है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि किसी लड़की का पहले अफेयर रहा, ठीक है, और वो बीच में भाग गई, उसके माँ बाप ने पैसा खर्चा, ठीक है। अब समस्या ये आई, देखिए ये कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप को नहीं पता होता, या कई बार पता भी होता है, तो उस कंडीशन में भी वो शायद समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए, जैसे कहीं किसी अन्य धर्म का व्यक्ति है, जैसे हिंदू लड़की है, मुसलमान लड़का है, वो नहीं चाहते, तो शादी तो दबाव में आके लड़की ने कर ली, बाद में भाग गई, तो उस कंडीशन में माँ बाप तो पैसा लगा के बैठे हैं, अब वो कुछ नहीं करते, लड़की बैकफुट हुई, उसने उठा के उनका टॉर्चर शुरू कर दिया कि जी मुझे प्रताड़ना करी, मेरे से ये करा, मेरे साथ वो करा। और कई बार एक्चुअली हकीकत तो ये होती है कि उनके बीच में कोई रिलेशन भी स्टेबलाइज नहीं होते, पहले दूसरी डेट के बाद ही भाग जाती है वो, और पैसा, ज्वेलरी, जो भी ना सिर्फ उसके माँ बाप द्वारा चढ़ाया गया जेवर, और जो जेवर बल्कि ससुराल पक्ष से जो स्त्री धन माना जाता है वो चढ़ा होता है, वो भी लेके फरार हो जाती है। लेकिन उसका फ़ायदा माँ बाप को नहीं मिलता, क्योंकि मुझे नहीं पता आपके वाले केस में उसके माँ बाप इन्वॉल्व हैं या नहीं है, लेकिन अगर ये सब इन्वॉल्व हैं तो फिर तो ये साजिश है। देखिए, क्योंकि अगर उन्हें पता उनकी लड़की गलत है और भाग भी गई है और ये सब भी हुआ है, तो अगर वो ये सब कर रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ा टॉर्चर है एक तरीके का। और उसमें देखिए कहीं ना कहीं उनको क्रिमिनल केस भी इनके खिलाफ रजिस्टर्ड कराना चाहिए था लड़के पक्ष को, क्योंकि एक तरीके से 420 का ही केस है, और जो उनका सामान वो लेके भागी है, सामान उनको देने की अभी आवश्यकता नहीं है। पहले लड़के को इसमें जो है कहीं ना कहीं इस मैरिज के अगेंस्ट में उसको डाइवोर्स डालना चाहिए, और जो बल्कि उनके खर्चे वो रिकवरी सूट सिविल में डालें, उससे वसूले कि भाई तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान हुआ ना, तुम्हारी वजह से हमारा नुकसान, हमारी वजह से तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है, पैसे हमने भी लगाए, आजकल तो खर्चे दोनों पक्षों के बराबर हो जाते हैं, तो हमने भी ज्वेलरी चढ़ाई, वो कहाँ गई? वो सारे आरोप उनको भी लगाने चाहिए थे। मुझे लगता नहीं कि उन्होंने शायद सही प्रकार से अपनी बात रखी होगी न्यायालय में और थाने में। थाने में तो हो सकता है कि आपस में कुछ बात और दूसरे पक्ष की अच्छी हो तो वो नहीं सुन रहे होंगे, लेकिन अगर वो थाने में नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रहा था कि अगर थाने में सुनवाई नहीं है तो एक अच्छे वकील करके अपनी बात को न्यायालय में रखना चाहिए था, ताकि वो उसके पक्ष को कोर्ट में रखें और कोर्ट अकॉर्डिंगली इसमें कोई कार्रवाई करे। ऐसे केस आपने एक देखा होगा, बड़ा ही चर्चा में रहा था दिल्ली में भारत नगर थाने का, जिसमें डीसीपी ऑफिस तक के बाहर तक समाज के लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, कैंडल मार्च निकाला था, और डीसीपी तक ये बात पहुंची थी, पर उसके बावजूद कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया गया। उसमें उनके पुत्र की, मतलब जिसके साथ लड़की के साथ शादी हुई थी, उसने आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उस लड़की ने उसे इतना प्रताड़ित किया था
अब वो अपनी फैमिली को लेकर इतना डिस्टर्ब रहा कि उसने आत्महत्या कर ली। उसके बावजूद उस महिला का इतने पे भी पेट नहीं भरा, उसने 3 बार हमले करवाए उस व्यक्ति के माता पिता के ऊपर, है ना। और उसके बावजूद भारतनगर थाने की पुलिस उनका केस तक रजिस्टर करने को राजी नहीं है। उनका ये कहना है आप डीसीपी से साइन करें, मतलब वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रजिस्टर करने के लिए भी एबल नहीं है। उनका ये कहना है कि आप डीसीपी से साइन कराएं। और पुत्र पक्ष का जो आरोप है कि महिला ने कई पैसे खिलाए हैं, इसलिए उनका केस रजिस्टर नहीं है। देखिए, मैं आपकी इस बात को मान सकता हूँ कि हो सकता है एक पक्ष ने पैसा दिया हो, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन यहाँ पर समाज की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है और मीडिया की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। देखिए, कोई चीज़ अगर सही तरीके से अगर कुछ घटना घटित हो रही है तो समाज, जैसे कैंडल मार्च की बात कर रहे हैं, एक समाज का ही तो काम है कि उजागर करने के लिए कि उसको मीडिया कवर कर रहा है, कवरेज दे रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। और आजकल चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में भी सारे बड़े बड़े विभागों तक वो जाती है हर पेपर की खबर, तो कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी भी उसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तो ज़्यादातर सब वॉच कर ही रहे हैं, तो खबर ऐसी नहीं है कि कोई छुपती है। उसके बावजूद भी अगर वो शांत बैठे हैं, बड़े अधिकारी कुछ नहीं करते, तो ये एक सिस्टम का फेलियर है। ठीक है, दूसरी चीज़ रही कि आप कहते हैं कि भाई अगर उन्होंने पैसे भी खिला दिए, देखिए हर अधिकारी पैसे नहीं खाता, ये थाने थूनों तक कहानी चलती है। अब ऊपर अधिकारी है, वो डायरेक्ट लेन देन की कोई बात होती नहीं इनकी आपस में, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसका अधिकार है। अगर निचले कहीं थाने में उसे इंसाफ नहीं मिला तो वो ऊपर जाता, ऊपर नहीं हुआ, उसके घर वाले जो है फिर कोर्ट में आते हैं। प्रक्रिया तो वही है ना कि अगर एक विभाग कार्रवाई नहीं कर रहा तो आपके पास क्या हल है? एक अच्छे वकील साहब को एंगेज करें, अपने उन्हीं सारे पहलुओं को कोर्ट में रखें जी। तो कोर्ट के पास एक सफिशिएंट पावर है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हर कोई मिल जाता है, हर कोई बिक जाता है, ऐसा भी नहीं है। कोर्ट है, अगर यहाँ आपको लगता है कि आपके खिलाफ पक्ष में नहीं फैसला है, इससे बड़ी अपील हो जाती है, इससे बड़ी कोर्ट में। मजिस्ट्रेट की अपील जो है सेशन कोर्ट में है, सत्र न्यायाधीश के पास। सत्र न्यायाधीश से अगर फैसला नहीं मिलता वो उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में है। उच्च न्यायालय से नहीं मिलता सर्वोच्च न्यायालय में है। तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। हाँ, एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू जरूर है कि एक आर्थिक रूप से संपन्नता। अगर कोई व्यक्ति, किसी के साथ में कोई घटना घट रही है और वो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, तो उसके लिए इतना आसान नहीं है इंसाफ बोलना और इंसाफ पाने के लिए लड़ना। ये दोनों अलग अलग पक्ष हैं। मैं उस चीज़ को समझता हूँ, पर इस चीज़ के लिए शायद हमारे पास कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। हाँ, सरकार इस प्रकार के डीएलएस से जैसे 2-3 विभाग ऐसे चला रही हैं, कोई एनजीओज भी हैं जहाँ पर गरीब आदमी के लिए भी न्याय उसके प्रक्रिया को करने के लिए, लड़ने के लिए जो बिना किसी कॉस्ट के सरकार की तरफ से वकील प्रोवाइड किए जाते हैं। तो लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसों के अभाव में रुक जाएगी। हाँ, थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप थोड़ा प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार के पास में आपको कुछ ना कुछ मदद भी मिलेगी। अच्छा, जिससे हम थोड़ा अंतिम दिशा की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली में एक रोमांचक केस था जिसके ऊपर अभी पैरवी चल रही है, और रोहिणी कोर्ट का एक केस था जहाँ पे एक महिला को बाहर ले जाके, मतलब राजस्थान पुलिस आती है दिल्ली में, उसे बाहर ले जाके उसके साथ वहाँ पे रेप होता है, उसको वापस दिल्ली में छोड़ा जाता है। जब उस केस को महिला जब दिल्ली वापस आती है तो बताया जाता है, तो उस केस को फिर रजिस्टर किया जाता है रोहिणी कोर्ट में। और आगे तक बात यहाँ तक सीमित नहीं होती कि बाहर की पुलिस आई, यहाँ के प्रशासन की कहते हैं निगरानी के बिना किसी महिला को ले आती है, और यहाँ तक भी बात नहीं रुकती है। बात ये है कि रोहिणी कोर्ट से जो पूरे दस्तावेज हैं वो गायब हो जाते हैं। ये एक बड़ा अहम मुद्दा था जिसको लेकर जो उसके वकील ने भी, जो मतलब उस महिला के वकील ने भी उसको लेकर वो भी बड़ा गंभीर था कि ये कैसे हो गया कि जो सीधा जज के सामने जो चीज़ प्रस्तुत होनी है वो बिना जज के सामने ओपन हुए वो कैसे उसकी कॉपी बाहर चली गई। देखिए, जो आप बता रहे हैं वास्तव में बहुत गंभीर विषय है। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, मैं बता देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, आपका खुद का जागरूक होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। ऐसी कोई भी स्टेट की पुलिस किसी भी अदर स्टेट से अगर आपको आके कहती है कि चलो हमारे साथ, तो आपका अधिकार है, आपको वो सीधे नहीं ले जा सकती। आपको सबसे पहले ये देखना है कि क्या कोई लोकल पुलिस थाने का पुलिस वाला उनके साथ है, क्योंकि ये कानून है। यदि बाहर की कोई भी पुलिस आएगी तो उसे जिस भी एक्यूज या आरोपी को इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है या अरेस्ट करना चाह रही है, तो उसके थाने में जाके वो सबसे पहले नॉक करे। उनके यहाँ से एक प्रॉपर्ली रोज नामचा एंट्री करके वहाँ के थाने के अधिकारियों के साथ आए। अगर उससे कोई पूछताछ करनी है, थाने में ले जाके पूछताछ करे। अगर कस्टडी भी लेनी है तो कस्टडी के लिए भी वहाँ का अधिकारी लिखेगा
कि मेरी प्रेजेंस में इनको हमने हैंड ओवर किया। और इतना ही नहीं, उसका मेडिकल वगैरह भी करवाया जाता है भेजने से पहले, मजिस्ट्रेट के सामने भी मेरे जी हिसाब जी। से। और इसमें कई बार जैसे ट्रांजिट रिमांड भी होता है, तो ट्रांजिट रिमांड में भी बेसिकली क्या है कि संबंधित जो हमारे दिल्ली के जैसे कोई मजिस्ट्रेट है, यहाँ से लेके जाना है तो एप्लीकेशन लगा के परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ये एक प्रक्रिया है। अगर कोई भी आगे आपको कहे कि चलो तो डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी डाउट लगे, शक लगे, आप तुरंत 100 नंबर कॉल करें। जब आपकी पुलिस आ उन्हें आप गेट मत खोलिए, आप उन्हें कहिए पहले यहाँ के पुलिस वाले आएंगे, देर आफ्टर हम बात करेंगे इस विषय में, ठीक है। अगर वो फ्रॉड या कुछ होगा तो भाग जाएंगे इतनी देर में, और अगर जेन्युइन होंगे तो उन्हें ये गलती बहुत भारी पड़ेगी, क्योंकि वो सही प्रक्रिया का पालन ही नहीं कर रहे। अब यही जो आपकी बात में सुन के असेसमेंट कर रहा हूँ कि वो लेके गए और वहाँ रेप हुआ और उसके बाद यहाँ वापस लड़की आई और उसके बाद में उसकी एफआईआर हुई। एफआईआर का प्रोविज़न है वैसे तो, जो कॉज ऑफ एक्शन, जो घटनाक्रम जहाँ घटित होती है, तो क्रिमिनल प्रक्रिया तो यही है कि वहीं पर एफआईआर हो। राजस्थान में अगर कोई घटना घटी तो राजस्थान में एफआईआर होनी चाहिए थी, पर वो हुआ नहीं, वो यहाँ आई। तो एक 0 एफआईआर का प्रोविज़न है हमारे यहाँ कानून में। तो 0 एफआईआर शायद रोहिणी कोर्ट में हुई होगी, तो यहाँ तक तो बात ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी करी गई होगी। लेकिन जो आप ये बता रहे हैं कि कोर्ट से पेपर गायब हो गए, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है साहब, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि तो कोर्ट की अपनी एक कहते हैं ना गंभीरता पे भी, गरिमा पे और गंभीरता पे, दोनों चीजों पे कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है। और मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कोर्ट भी इस चीज को लेके इस मुद्दे को हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि जिस भी कर्मचारी के मतलब जैसे कहते हैं ना पोजेशन में, कस्टडी में वो रिकॉर्ड रहा होगा, कहीं ना कहीं उसकी नौकरी तक पे ये बात आई होगी। और ये कैसे गायब हुई, किस तरीके से गायब हुई, तो पूरा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। इनके जब जिस समय केस था और उस समय में उनके जो वकील जो वकालत कर रहे थे एडवोकेट मिश्रा जी, उनके साथ भी मेरी वार्तालाप हुई थी। वो खुद हैरान थे कि ये, क्योंकि उन्होंने तमाम, क्योंकि वो केस आई थिंक 300 कुछ के अंदर चल रहा था, जिसमें क्या होता है वो डायरेक्ट वकील ही, जिसमें कोई पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, डायरेक्ट वकील सारे केस वो जितने सबूत को करते हैं। वो 156 3 200 सीआरपीसी में कंप्लेंट केस डाला होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। एक चीज और मैं इसमें मतलब थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए, अगर पुलिस का कोई रिकॉर्ड गायब होता है तो ऐसा नहीं है, एक वो फाइनल रिकॉर्ड नहीं होता। पुलिस हमेशा अपने पास एक पुलिस डायरी रखती है, पुलिस रिकॉर्ड, एक पुलिस की फाइल अलग से कोर्ट में फाइल होती है जी। तो ये मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, आपके दर्शकों के लिए, कि चार्जशीट जो आफ्टर कंप्लीटेड द इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट पुलिस दायर करती है, वो रिकॉर्ड कोर्ट में जाता है फाइनल होके, वही केस का बेस बनता है। लेकिन एक उसी पैटर्न पे एक पूरी कॉपी बना के जो वो एक पुलिस डायरी के रूप में नायब कोर्ट के थ्रू कोर्ट में रखी जाती है। तो आईओ भी उसका रिकॉर्ड रखता है, नायब कोर्ट भी रखता है, और वही एक कॉपी जो है सामने वाले पक्ष को प्रोवाइड की जाती है, शिकायतकर्ता पक्ष को जी, और एक्यूज को भी कॉपी दी जाती है। लेकिन अगर आपका मेन रिकॉर्ड गायब भी हो रहा है तो उस सेकेंडरी रिकॉर्ड को जो वहाँ पर अवेलेबल है उसको भी कोर्ट जो है बेस मान के एज अ सेकेंडरी एविडेंस को भी एज अ प्राइमरी एविडेंस ट्रीट कर सकती है, क्योंकि गवाह तो तब भी मौजूद है, शिकायतकर्ता तो वही है, जो घटनाक्रम हुआ वो सब वही है, पुलिस ने जो तफ्तीश की उसकी कॉपीज भी वही हैं, तो बयान अपने आप में मायने रखेंगे। तो कोर्ट चाहे तो इस चीज़ को, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ इस पर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, एक एफआईआर अलग से होनी चाहिए, वो विषय अलग हो गया, लेकिन जो घटना घटी है वो केस नहीं रुकना चाहिए जी। और अगर कहीं इस तरह की दिक्कत आती है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं उसके खिलाफ, वहाँ अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो दिक्कत नहीं है। प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम जानकारियों के लिए और तमाम विषय से अवगत कराने के लिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि जिस तरीके से जो एक शुरुआती दौर में एक स्मित था, एक भ्रम था कि मन में जो वकीलों को लेकर, एडवोकेट को लेकर, कहीं ना कहीं अब प्रवीण जी ने उसको थोड़ा सा साफ किया है, क्योंकि हर क्षेत्र में कई ऐसे प्रकार के लोग होते हैं जिनको आंकना हम कहीं ना कहीं उसमें चूक जाते हैं। ऐसा नहीं है, पर आज भी अगर बात की जाए तो वकालत की दुनिया में ऐसे बादशाह मौजूद हैं, या कहीं ऐसे निखरे हुए सितारे हैं जो मन से, लगन से अपना कार्य करते हैं और तमाम तरीके से न्यायपालिका या न्याय की दुनिया को उसकी गरिमा को बनाए रखते हैं। ऐसे ही प्रवीण ठकराल जी हैं, पिछले 20 साल से इस क्षेत्र में अपना अनुभव है, अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। उन्होंने पूरा अपना जो अनुभव है वो हमारे साथ साझा किया, और साथ ही साथ जिस चीज़ की जानकारी शायद दर्शकों के अलावा मुझे भी नहीं थी, उस चीज़ से भी काफ़ी हद तक मुझे अवगत कराया, क्योंकि काफ़ी चीज़ें थी कि जिसकी वजह से हमें भी कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पे जाने में और कहीं रुकावट आती है, कुछ चीज़ें जानने में कई चीज़ें होती हैं। अब मेरे हिसाब से तमाम ये जानकारियाँ कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को लाभ देगी और
छोटी मोटी परेशानियां जो जिसकी वजह से वो सामना करते हैं सामान्य व्यक्ति, तो वो अपनी समझ के सूझबूझ के हिसाब से वो शायद उससे उभर सकते हैं। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहें ए न्यूज़ के साथ। संजीव गुप्ता, ए न्यूज़, दिल्ली।